आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं। अच्छा, हमने आपसे कल बताया था कि ट्रंप साहब कैसे तुर्की से, जो पिछले महीने वहां मीटिंग थी नेटो की, तो उसे कैसे ब्लफ करके निकले। वो दिखाने के लिए तो अपने एयरफोर्स वन में चढ़े, लेकिन फिर पीछे से निकल करके एक दूसरे विमान से लंदन पहुंचे और उस विमान में पत्रकार मौजूद थे, कुछ अधिकारी भी थे और कुछ अधिकारियों के रहने से पत्रकारों को यह भ्रम रहा कि ट्रंप साहब इसी जहाज़ में हैं। क्यों डर गए ट्रंप साहब? हमने बताया क्योंकि उस वक्त अली ख़ामनेई साहब का इंतकाल हुआ था, उनका फ्यूनरल हुआ। तो उनके फ्यूनरल में ट्रंप से बदला लेने की बात थी, किल ट्रंप जैसे पोस्टर्स लगे हुए थे। तो ट्रंप साहब घबरा गए, या ट्रंप साहब की एजेंसीज घबरा गई। उनको लगा कि ईरान इतना ताकतवर है कि वो एयरफोर्स वन को उड़ा सकता है। यही वजह है कि वो दूसरे जहाज़ से पहुंचे। अब ये सब तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन ट्रंप साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने इन तमाम कहानियों को सच बताया है और उन्होंने कहा कि अगर कोई हमला होता तो उसी प्लेन को निशाना बनाया जाता। मैं वही करता हूं जो सिक्योरिटी एजेंसीज मुझे कहती हैं। मुझे लगातार धमकियां मिलती रहती हैं। यानी बात सही हो गई कि भाई, कि ट्रंप साहब को लगा कि ईरान की ये औकात भी है, ये हैसियत भी है कि वो एयरफोर्स वन पर हमला कर सकता है हवा में। उसकी मिसाइलों में, उसके ड्रोन्स में इतना दम है। और ये इंटेल तो CIA या जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, उन्हीं की रही होगी। यानी एजेंसीज़ भी अमेरिका की ये मानते हैं कि ईरान की ये ताकत है। और यही वजह है कि ईरान को लगता है कि वो इंटिमिडेट अब कर रहा है US को, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो आज कुछ 3-4 बहुत दिलचस्प चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लड़ाई ईरान जो नैरेटिव अपना बना रहा है वो यही है कि उसकी अमेरिकी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी लड़ाई ज़ायनिस्ट रिजीम और ज़ायनिज़्म के साथ साथ ट्रंप से है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से है। यही वजह है कि ईरान ने अब दो टूक कह दिया है कि अभी कोई समझौता हम करेंगे नहीं, और हम लड़ाई लड़ेंगे ट्रंप साहब के राष्ट्रपति पद पर रहने तक। यानी जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं तब तक ये लड़ाई लड़ेगी और हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लंबा चलेंगे, लंबा लड़ेंगे। अब हमें तो सनम, हम अगर गए तो गए, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, इस बात में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। ईरान ने युद्ध लंबा खींचने के संकेत दिए हैं। ईरान के मुताबिक अमेरिका से जंग 2029 तक जारी रह सकती है। IRGC के कमांडर के वरिष्ठ सलाहकार जनरल नकदी ने कहा कि हम अभी अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। ईरान के मुताबिक वो लड़ाई के लिए तैयार है। ईरान का दावा है कि वो ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक अमेरिकी प्रशासन को थकाने की रणनीति अपनाएगा। उनका कहना है कि भविष्य में ईरान पर हमला करने वालों को उसकी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने पहले भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 20 जनवरी 2029 तक बंद रह सकता है। हालांकि ईरान ने इसे अपनी मांगे पूरी होने से भी जोड़ रखा है। इससे अमेरिका ईरान तनाव, वैश्विक तेल आपूर्ति की चिंता बढ़ सकती है। ईरान के इस बयान का असर तो सप्लाई चेन पर पड़ेगा ही। हमने कल आपको बताया था कि हूती ने किस तरीके से सऊदी के एक जहाज़ पर हमला किया है रेड सी में, जिसमें कुछ नाविकों की मौत हुई, जिसमें कुछ पाकिस्तानी नाविक भी शामिल थे। तो वहाँ भी हमले हो रहे हैं। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुला हुआ है। हॉर्मुज़ में ईरान का ब्लॉकेड, सी ऑफ ओमान में अमेरिका का ब्लॉकेड, रेड सी में सऊदी के लिए हूतीज़ का ब्लॉकेड। यानी ब्लॉकेड ही ब्लॉकेड। यही मिडल ईस्ट या GCC जो गल्फ़ मुल्क हैं उनकी हकीकत बन चुका है। अच्छा, ईरान से ने यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका की मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो टॉमाहॉक मिसाइलें हों, चाहे उसका थार्ड सिस्टम हो। सब जाहिर सी बात है, कितना इंटरसेप्ट करोगे। अब यही वजह है कि बहुत सोची समझी रणनीति की के तहत अमेरिका ने भी हमले रोके हैं। वैसे कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक जहाज़ पर हमला किया, लेकिन वो अपनी मिसाइलें बचा रही हैं कि अगर कल को मान लेते हैं कि रूस से ही युद्ध छिड़ गया, चीन से युद्ध छिड़ गया, तो फिर इंडो पैसिफिक में क्या करेगा। सब तो यहीं लगा जा रहा है, बटा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दबाव ट्रंप साहब पर है। अच्छा, ईरान को ये बात समझ में आ गई है। ईरान के जो जनरल नकदी की बात करें, उन्होंने कहा कि भैया देखिए, अमेरिका की मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन ईरान प्रोडक्शन कर रहा है मिसाइल और ड्रोन्स का, और लगातार तेज़ गति से प्रोडक्शन कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि ईरान
हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर बैलिस्टिक मिसाइल्स देन वी लॉन्च्ड, यानी हमने जितनी बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं उससे ज़्यादा हमने उनका प्रोडक्शन किया, उनको बनाया है। और उन्होंने कहा है कि हम जो सरप्लस हैं वो हूतीस, हिजबुल्ला और इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस को भेज भी रहे हैं। ही से स्पेशली ईरान्स ड्रोन प्रोडक्शन कैपेसिटी डिजाइन टू एग्जॉस्ट expensive US interceptors is even greater than the number we launched. Naqvi concludes, even if the war lasts for several years, our ballistic missiles will still land on the enemy. यानी हम जानबूझ करके अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको ख़त्म करने के लिए अमेरिका की महंगी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल हो और अमेरिका को एक आर्थिक चोट लगे। उन्होंने भी ये भी कहा है कि इवन इफ वॉर लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, अगर कई साल ये युद्ध चल गया तब भी हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो दुश्मनों की छाती चीरेंगी, ये बात ईरान ने कही है। तो ईरान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। देखिए, ईरान और ओमान की डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। अमेरिका बस उसी पर ही उसकी उम्मीदें टिकी हैं कि किसी तरीके से डील हो जाए और फिर अमेरिका ये डिक्लेयर कर दे कि देखिए ना, हॉर्मूज़ खुला हुआ है। अब चूँकि ट्रंप साहब का एक बयान भी आया है, उसके बाद हम उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताएंगे। ट्रंप साहब ने कहा है कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में पूरी तरह नियंत्रण है। मुझे लगता है कि हम इसे अपने नियंत्रण में रखेंगे, विल कंट्रोल इट। हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को हर कोई लोहे की दीवार कह रहा है। ईरान इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास ना नौसेना है न वायुसेना है। उसके बचे हुए सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। IRGC बहुत बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी है और उसके लोग भाग रहे हैं। ईरान का नेतृत्व पूरी तरीके से अनिश्चित है। उनके पास पैसा नहीं है, देश बुरी हालत में है। उनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% महंगाई है जो लगातार बढ़ रही है। ईरान सिर्फ बातें कर रहा है, कार्रवाई नहीं। मध्य पूर्व का दबंग अब नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है। कम से कम ये तो मान लिया कि भाई दबंग था मध्य पूर्व का ईरान, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह भी याद आ रहे हैं ट्रंप को। तो ट्रंप ये बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है आधिपत्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में। लेकिन कल ही एक मिसाइल मारी है एक वेसल पर ईरान ने। तो जितने वेसल्स अमेरिका की डेजिग्नेटेड साइट से निकलते हैं उन पर ईरान मिसाइल मारता है। अच्छा, अगर ट्रंप साहब को अच्छी तरीके से पता, हम दर्शकों को बता भी दें कि अगर शिरिक आइलैंड है या हॉर्मूज़ आइलैंड है, अगर हॉर्मूज़ के तटवर्ती इलाकों में ही मिसाइल लगा करके या ड्रोन लगा करके, लॉन्च लगा करके ईरान कंट्रोल करता है हॉर्मूज़, तो पूरी तरीके से गलत है। इवन इफ़ कि शिरिक आइलैंड या केश में या बंदर अब्बास, ये तमाम जो तटीय इलाके हैं इन पर अमेरिका कब्ज़ा कर लेता है, हाइपोथेटिकली मान रहे, कर नहीं पाएगा। अगर कर भी लेता है तब भी हॉर्मूज़ पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा अमेरिका, क्योंकि याद होगा ऑपरेशन फ्रीडम जब लॉन्च किया था अमेरिका ने, और अमेरिका ने कहा था कि हम रेस्क्यू करा करके जहाज़ों को ले जाएंगे वहाँ से, और अपने युद्धपोत आगे लगा दिए थे, अपने वॉरशिप्स, और पीछे से एक साउथ कोरियन जहाज़ को लेके जा रहे थे। तो इस्फहान से मिसाइल मारी थी ईरान ने, कई 100 किलोमीटर से दूर से मिसाइल मारी थी ईरान ने, ये दिखाने बताने के लिए कि इवन इफ़ यू कंट्रोल द कोस्ट ऑफ ईरान, वी आर स्टिल केपेबल ऑफ हिटिंग यू फ्रॉम 300 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स। तो ये बात अमेरिका अच्छे तरीके से जानता है। यही बात है कि ट्रंप साहब ये बयान तो दे रहे हैं, पर उनको पता है कि ईरान कितना मजबूत है। अगर ईरान इतना मजबूत ना होता तो अब ओमान के थ्रू डील ना करने की बात कह रहे होते, पाकिस्तान से ना कह रहे होते कि बात करिए, ईरान को इस तरीके से बातचीत की टेबल पर लाइए, कतर से नहीं बात कर रहे होते। उनको पता है कि जितना ये लंबा युद्ध खींचेगा उतने ही इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं वो बढ़ेंगे अमेरिका में। गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी ईंधन के प्राइस बढ़ेंगे अमेरिका में, और वो दबाव आदरणीय डोनाल्ड जे ट्रंप पर आएगा। खैर, और आगे कुछ अपडेट्स आपको देते हैं। ईरान ने अपनी शर्तें लगातार साफ़ कर रखी हैं। ईरान ने कहा है कि अच्छा, इनफैक्ट ईरान ने जो कहा ऐसा कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बहुत अच्छा ख़बर हमने पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उससे हमें लगा कि वो भी मेंशन करनी चाहिए कि कैसे जो GCC मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी हो, UAE हो, कतर हो, ओमान हो, उनका अमेरिका पर यकीन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा रक्षा नहीं कर पाया। इतना मारा है, मार मार के कबूतर बना दिया ईरान ने। अब उनका कहना है कि भाई ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि हम जो ईरान कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्योंकि इन मुल्कों को लगता है कि अगर दोबारा फिर जंग शुरू हो गई वो ज़्यादा नुकसानदेह है।
अगर कुछ पैसा दे करके ईरान को, फ़ी दे करके या टोल दे करके निकलता है जहाज़, तो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा युद्ध हो गया तो ज़्यादा नुकसान होगा, पैसे का भी और जान का भी। और जो खाड़ी मुल्क है वो ऐसे समझौते से खुश नहीं है जिसमें ईरान जहाज़ों की आवाजाही पर निगरानी रखेगा, लेकिन वो इसे कम से कम नुकसान वाला विकल्प बता रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी कि भाई हमें ईरान की बात मान करके उस कंट्रोल को स्वीकार करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, युद्ध होगा तो ये हमें ही मारेगा, अमेरिका जी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, हम यहीं बैठे हुए हैं और मारा ही है उसने, तो भैया इससे अच्छा है कि कुछ पैसा दो और आगे निकलो। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है। और इन मुल्कों को लगता है, जो जीसीसी मुल्क है, कि नए युद्ध से खाड़ी देशों की तेल और गैस सुविधाओं पर हमले का खतरा बढ़ सकता है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मुताबिक ईरान व्यापार, तेल गैस निर्यात और जहाज़ों की आवाजाही पर शर्तें तय करना चाहता है। ईरान ने हॉर्मुज़ पर अपना नया नियंत्रण अपरिवर्तनीय बताया है। ईरान का संदेश है कि अमेरिका के पास नियंत्रण स्वीकार करने या भारी कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट ईरान जी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ख़बरें तो बहुत सारी आती रहती हैं, ट्रम्प साहब का बयान भी बता दिया और सारी जानकारियाँ भी दे दें, लेकिन आपको एक बहुत अंदर की बात बताते हैं। हमने आपसे कहा था और बताया भी था, और हम लोगों ने अब तक जो भी प्रोटेक्ट किया है, ख़ासकर शाही साहब ने, वो सही साबित हुआ। 3 दिन में युद्ध ख़त्म करने के दावे किए जा रहे थे, आज धीरे धीरे 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है, और ख़त्म होगा भी नहीं, और वो होगा ईरान की शर्तों पर। लेकिन अब ईरान उस पोजीशन में है कि वो अंदर से कुछ लोगों से डील कर रहा है। वो ब्रिक्स से भी कुछ बातें कर रहा है, कुछ मुल्कों से बात कर रहा है, और धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा है कि कुछ मुल्कों में इस तरीके की हिम्मत वो जगाए कि वो ईरान से तेल ख़रीदना शुरू कर दें। और ईरान वो उन्हें युआन के ज़रिए खरीदने की बात करके, डॉलर तो युआन से बहुत महंगा है, तो डॉलर में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है या ज़्यादा करेंसी देनी पड़ती है डॉलर ख़रीदने के लिए, फिर डॉलर ख़रीदो, फिर डॉलर से तेल ख़रीदो। तो ईरान वो डील दे रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मुल्क वो लेते हैं, क्योंकि चीन तो ले ही रहा है, रूस के पास अपना तेल है, लेकिन कुछ और मुल्क हैं जो वाया इस तेल को लेने की बात कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर अमेरिका का डर ख़त्म होगा, अमेरिका की हेजिमनी ख़त्म होगी। खैर, एक लंबी लड़ाई है, नैरेटिव की वॉर है। ईरान इस बात को जानता है कि उसके पास पैसा नहीं है, वो उसके अंदर भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, पर अभी माहौल उसके पक्ष में है। यही वजह है कि उसको लगता है कि अगर मान लीजिए जो उसके डिफ्रीज पैसा जो फ्रीज्ड है तमाम मुल्कों में, अगर वो पैसा नहीं मिलता है, या $300 बिलियन की बात कर रहे हैं कि वो वापस से पुनर्निर्माण के लिए ईरान को दिया जाए मुआवजा, उनको लगता है अगर ये सब नहीं भी हुआ तो टोल वसूली के ज़रिए वो अपनी इकॉनमी को मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो हमने ये तमाम चीज़ें आपको बताई, अंदर की बाहर की, रिसर्च करके। द रेड माइक आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रखा है, मेंबरशिप ले रखी है, सुपर थैंक्स करते हैं, तो हमें भी हौसला रहता है, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, डिटेल्स निकालने में बहुत मेहनत लगती है। कुछ पर्शियन में आता है, कुछ अंग्रेज़ी में आता है, उसे फिर हिंदी में अनुवाद करके आसान भाषा में आपको समझाना है। तो ये भी एक हमारे लिए चुनौती है, बट हमें अच्छा लगता है, हमारी भी ज्ञानवर्धन होता है, आपका भी होता है, और सही खबरें सही लोगों तक पहुँचें, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी, यही पत्रकारिता का धर्म है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।